कैसे पकड़ोगे तुम? सबको समझ में आ रहा है टाइट्रेशन का थोड़ा थोड़ा जिस्ट? अरे बोलो। यस सर। ठीक है ना? संयम रखो, क्लास करते रहो, नोट्स को बार बार पढ़ते रहो, ठीक है? किताब पढ़ो, सब समझ में आएगा। एक बार में कोई चीज नहीं समझ में आता बाबू। और आयनिक तो वैसे भी अच्छे अच्छे लोग जो है सो पानी भरते हैं इसमें, लेकिन आपको भर जरूरत नहीं पड़ेगा। मेरे स्टूडेंट्स का आयनिक और थर्मो सबसे स्ट्रांग होता है। चलिए, आप लोग का भी होगा एट द एंड ऑफ द जेई मेन और एडवांस का एग्जाम दे रहोगे ना नीट का, तो बोलोगे सर आयनिक और थर्मो मजा आ गया। बाकी का सबसे ज्यादा मजा इसी में आएगा, ठीक है? क्योंकि मैं 4-5 बार पढ़ाता हूँ ये। चलो, तो अपन इसका, मैं भी आपको इसका भी मैथमेटिकल डेरिवेशन दिखा देता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा टाइम टेकिंग है वैसे तो, आप उसकी जरूरत नहीं है, आप इसी से समझ सकते हो। मैंने आपको पूरा पॉइंट लिख ही दिया है कि वीक एसिड लाइक एसिटिक एसिड का टाइट्रेशन आप स्ट्रॉन्ग बेस से कराते हो, तो इसका जो वर्टिकल पोर्शन है वो कहाँ से होता है? 7 से शुरू होता है, ठीक है? और इसका एंड पॉइंट कहीं 8 से 10 के बीच में लाई करता है, ठीक है? जब पूरा का पूरा कलर चेंज आता है, तो इसी कारण से जो है सो फिनोल्फथालीन इज अ गुड इंडिकेटर। अब ये होता कैसे स्टीप चेंज, ठीक है? तो आप इसको जैसे मैथमेटिकली आपने HCl और NaOH के केस में आपने देखा था, वैसे आप फिनोल्फथालीन के, सॉरी, आप एसिटिक एसिड और NaOH के केस में भी देख सकते हो। सो टू जस्ट स्टडी इट, लेट्स टेक कि कैसे कैसे होता है। देखो यहाँ पे लेट्स टेक अ सॉल्यूशन ऑफ, लेट्स टेक अ सॉल्यूशन ऑफ 0.1 मोलर एंड 25 ml NaOH and 0.1 मोलर एसिड सोडियम एसिटिक एसिड। आपको बेसिकली एसिटिक एसिड को टाइट्रेट कराना है, ठीक है, विथ NaOH, ठीक है ना? मतलब कि NaOH रहेगा ऊपर, ठीक है, ठीक है? ये NaOH यहाँ पे रहेगा आपको एसिटिक एसिड, टाइट्रेंट, दिस इज टाइट्रेंट, एंड आप इसको NaOH से न्यूट्रलाइज करोगे फॉर सडन कलर चेंज टू डिटेक्ट द एंड पॉइंट। ये होगा आपका टाइट्रेट, टाइटर बोलते हैं, ठीक है? आ रही बात समझ में? तो अपने को ये करना है, ठीक है, और देखना है कि न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट कहाँ आता है। आप बोलोगे सर, कुछ लोगों का ये सवाल हो सकता है कि सर यहाँ तो आपने दोनों का कॉन्सेंट्रेशन पहले से ही ले लिया, जबकि आप बोले थे कि सर ये अननोन सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करने के लिए यूज होता है कि नहीं यार? पते की बात है कि नहीं? अरे बोलो। जी सर। ठीक है, तो अपने को एक्चुअली यहाँ पे हम रिवर्स प्रूफ कर रहे हैं चीजों को, ठीक है ना? अपन यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन को पहले से ही ले लिए हैं, पहले से ही ले लिया, और फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बेटा देखो इस पीएच पे न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट आता है। जब हम एक्सपेरिमेंटली करते हैं तो हम अननोन कॉन्सेंट्रेशन को वहां पे निकालते हैं, लेकिन हम पहले से यहाँ कॉन्सेंट्रेशन चेंज, मतलब कि एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है, ठीक है? और फिर हम क्या कर रहे हैं, एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन को पता करके अपन देख रहे हैं कि पीएच कैसे कैसे चेंज हो रहा है, तो अपन मैथमेटिकली जा रहे हैं। आ रही बात समझ में? अरे बोलो, ठीक है ना? रिवर्स कर रहे हैं अपने चीजों को, ठीक है? इसीलिए अपन पहले से ही कॉन्सेंट्रेशन ले लिए हैं ताकि हमको एग्जैक्टली वैल्यू पता लगते रहे हर जगह। अगर कॉन्सेंट्रेशन एग्जैक्ट नहीं लेंगे तो फिर तो एक्सपेरिमेंटली निकालना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंटली, या ये आप इमेजिन करके चलो कि हमने इसका टाइट्रेशन करा लिया है और हमने इसका वैल्यू फाइंड कर लिया है 0.1 मोलर एसिटिक एसिड, उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन, और अब हम देखेंगे कि वो कैसे कैसे चेंज हुआ। अब ये चलेगा? अरे बोलो। हम मान के चलते हैं कि हमने ऑलरेडी टाइट्रेशन करा के एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड कर लिया है, और अब अपन मैथमेटिकली कैलकुलेट करना चाहते हैं कि कब कैसे कैसे पीएच चेंज हुआ है, कितना कितना ड्रॉप NaOH डालने पे। अब चलेगा? बोलो, अरे बोलो हाँ या ना। यस सर। चलो बहुत अच्छे, ठीक है। अब बेटा देखते हैं, मान लो कि आपने 0.1 मोलर एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन लिया है, ठीक है? लेट्स सपोज कि आपका जो एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है, देखो 25 डिग्री सेल्सियस पे लेते हैं, तो Ka का जो वैल्यू होता है एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड का जो Ka का वैल्यू होता है डेट इज इक्वल टू 1.75 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है? ये वैल्यू अपन यूज तो करेंगे ही ऑब्वियसली, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ देखो एक चीज है आपका, ठीक है, आप एसिटिक एसिड को आप को टाइट्रेट कराना, आ रही बात समझ में? ठीक है, तो इसको अपन शुरू करते हैं। चलिए, अब देखो एसिटिक एसिड जो है आपका, अपन चेक करेंगे इसमें कि जैसे कि मान लो कि आपने जैसे लेट्स सपोज कि आपने आपको चेक करना है क्या कि व्हेन 20 ml आपने NaOH को खर्च कर दिया है, NaOH सॉल्यूशन आपने डाल दिया है इन एसिटिक एसिड 0.1 मोलर,
लेट सपोज, ठीक है, इन 0.1 मोलर व्हाट, बोलो, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। मैं आपको दिखाना चाहता हूं बस कि जो टाइट्रेशन कर्व है ये बेसिकली चेंज कैसे हो रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब आपका जो एसिटिक एसिड है ये आपका क्या है बेटा, बोलो, वीक एसिड है। अच्छा चलो इससे पहले मान लेते हैं कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ले लेते हैं। जब मान लो कि आपने जो है सो अभी तक कुछ भी डाला नहीं है, ठीक है ना, अभी तक आपने NaOH डाला नहीं है, तो लेट्स से कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इन एसिटिक एसिड, इन एसिटिक एसिड कितना हो जाएगा बेटा, बताओ। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ को अपन क्या लिख सकते हैं, बताओ, √K × C लिख सकते हैं। अरे बोलो, लिख सकते हैं ना, नहीं लिख सकते, Yes, sir. लिख सकते हैं ना, अरे होता है ना, क्या होता है बोलो, ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से क्या होता है, बताओ, बोलो, अल्फा इज इक्वल टू √Ka/C, ठीक है, और H+ की कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा, H+ की कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा, तो C के जगह आप पुट, तो C अल्फा के जगह पुट करो √Ka/C, तो दैट वुड बी इक्वल टू √Ka × C। कोई दिक्कत है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो बेटा, जब आप वैल्यू पुट करोगे तो Ka का वैल्यू कितना लिया आपने, 1.75 × 10⁻⁻5 इंटू आपने कॉन्सेंट्रेशन कितना लिया है 0.1, तो इसका अगर आप वैल्यू निकालोगे तो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ will come around 1.32 into 10⁻³ मोल पर लीटर या मोलर, जो भी आप लेना चाहो, ठीक है। ओके, सो नाउ इफ आई वांट टू कैलकुलेट द pH, तो pH would be equal to what, minus of log pH initial minus of log H+, that would be equal to minus of log 1.32 into 10⁻⁻3, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी बेटा अप्रोक्सीमेटली 3 - 1.3, दिस विल बी अराउंड 2.88। ओके, तो ये आपका इनिशियल पीएच है उस सॉल्यूशन का, किसका, एसिटिक एसिड का। अभी तक आपने NaOH डाला नहीं है। नाउ लेट्स कंसीडर कि आपने उसके अंदर NaOH डाला है, तो आप जब NaOH डालना आपने शुरू कर दिया है और टाइट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है। नाउ ये फर्स्ट पॉइंट हुआ आपका। नाउ सेकंड पॉइंट में, while when we start adding NaOH, when we start adding NaOH, क्या स्टार्ट हो गया बेटा, टाइट्रेशन स्टार्टेड, टाइट्रेशन क्या हो गया बेटा, बोलो, स्टार्ट हो गया, अरे हुआ ना, टाइट्रेशन का Yes, प्रोसेस sir. शुरू हो गया, ठीक है। तो जब टाइट्रेशन का प्रोसेस शुरू होगा तो बेसिकली होगा क्या बेटा, क्या होगा बताओ, CH3COOH जो है सॉल्यूशन में, ये आपको किसके साथ रिएक्ट करेगा, जो NaOH आप इसके अंदर डाल रहे हो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे हो, एंड इट विल स्टार्ट फॉर्मिंग CH3COONA, ठीक है, और प्लस H+, अरे होगा ना, यही होगा ना, हाँ ठीक है, Yes, प्लस sir. H2O बनेगा ना, NaOH, हाँ सही है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो अभी CH3COH की तो कॉन्सेंट्रेशन खूब सारी है, आप ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे हो, NaOH क्या डाल रहे हो, ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो ये तो हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा स्टार्टिंग में। अरे बोलो, तो सॉल्यूशन में बचा क्या क्या, बचा क्या क्या, जो आपका कंटेनर है उसमें बचा हुआ क्या है, एसिटिक एसिड और CH3CONA, अरे बोलो, अरे है ना, अरे बेटा NaOH तो स्टार्टिंग में ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे हो ना बेटा, तो ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे हो तो एसिटिक एसिड तो उसको पूरा रिएक्ट कर जाएगा ना कंप्लीटली, और एसिटिक एसिड तो खूब सारा है ना स्टार्टिंग में, तो भरा हुआ है ना एसिटिक एसिड, और इसके अंदर आप मान लो 2-4 ड्रॉप डाले हो अभी जस्ट, तो 2-4 ड्रॉप डाले हो तो 2-4 ड्रॉप तो पूरी तरह खत्म हो जाएगा, तो बचा हुआ क्या रह जाएगा बताओ कंटेनर में, एसिटिक एसिड और CH3CONA, अरे बोलो। जी सर. Yes, अब ये sir. बताओ ये पेयर को क्या बोलते हैं, कुछ याद आ रहा है इस The पेयर को buffer. देख के, वेरी गुड, इस पेयर को क्या बोलते हैं बेटा, बोलो, बफर सॉल्यूशन, एंड दिस इज अ बफर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, अरे है ना। और अगर मुझे आपको पीएच निकालने के लिए बोले सर इस सॉल्यूशन का, पीएच ऑफ सॉल्यूशन, तो मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगा बेटा, बोलो, लॉग ऑफ, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूँ, डायरेक्ट क्या लिखूंगा बेटा, बोलो, pKa प्लस लॉग ऑफ, Log salt by acid. वेरी गुड, फॉर्मूला लगाऊंगा pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड, ठीक है सर। अब ये अपने फॉर्मूला लगाया, ठीक है। अब लेट्स सपोज
let's suppose we have added 20 ml of NaOH in during titration till now, ठीक है। अभी तक मान लेते हैं टाइट्रेशन चल रहा है और अपन ने 20 ml क्या डाल दिया, बोलो, NaOH डाल चुके हैं। तो 20 ml अगर NaOH डाल चुके हैं, ठीक है, तो अगर अपन से कोई पूछे कि अमाउंट ऑफ देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COONA formed would that be equal to 20 into would that be equal to the number of NaOH moles given number of NaOH moles used in titration? अरे बोलो, क्योंकि ये तो लिमिटिंग रिएजेंट है ना NaOH, Yes. ठीक है ना। तो जितना NaOH खर्च होगा उतना ही CH3CONA बनेगा यूज्ड इन टाइट्रेशन, ठीक है। सो बेसिकली आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH फॉर्म्ड NaOH यूज्ड विल बी इक्वल टू व्हाट बोलो, मोलैरिटी ऑफ NaOH 0.1 इनटू वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड, दैट इज 20। सो आपको 0.2 मिलीमोल्स ऑफ CH3CONA का फॉर्मेशन हुआ। अरे बोल रही बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलिए, सबको आ रही है बात समझ में? जी सर। 0.2 ना, नहीं सॉरी 2 है ना, सर, 0.1 मिलीमीटर। into 2, हाँ 2 हो गया, ठीक है। ओके नाउ अगर इसका 2 मोल्स का फॉर्मेशन हुआ, ओके चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके सो नाउ लेट्स फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ CH3COH। ओके CH3COH का कंसंट्रेशन, अच्छा अपन ने CH3COH का तो कोई वॉल्यूम कंसीडर किया नहीं है अभी तक। कंसंट्रेशन बट अपने पास है, ठीक है। ठीक है चलो ठीक है, एक काम करते हैं, इसका अपन ने कंसंट्रेशन नहीं लिया ना अभी तक। लेट्स से इसका 25 ml टोटल अपन टाइट्रेशन करेंगे। 25 ml मैं पहले से ही मान के चल रहा हूँ कि 25 ml इसका टाइट्रेट होगा टोटल। एक्चुअली में 25 ml पे एंड पॉइंट शो करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो जैसे इसका अपन ने 0.1 मोल 25 ml माना, इसी तरह अपन ने समझा कि इसका भी अपन टोटल टाइट्रेशन में 0.1 मोलर और 25 ml यूज करेंगे। अगर अपन 0.1 मोलर और 25 ml यूज करेंगे, ठीक है ना, तो अगर मैं बोलूं तो अमाउंट ऑफ CH3COH प्रेजेंट या number of moles of CH3COOH present in solution, number of moles of CH3COOH present in solution will be equal to what, बोलो उसका मोलैरिटी। 0.5 मिलीमीटर। हाँ मोलैरिटी दैट इज 0.1, ठीक है, इनटू उसका बोलो वॉल्यूम, ठीक है। 0.5 आ रहा है क्या? यस सर, मिक्स करने के बाद सर, लिमिटिंग रिएजेंट के बाद। हाँ लिमिटिंग रिएजेंट के बाद, ठीक है। कितना आ रहा है? 0.5 कैसे? सर इसका सर 2.5 सर मिलीमोल और उसका 2 मिलीमोल। हाँ हाँ ओके ओके ओके, हाँ सही बोला, ठीक है। अब जैसे कि देखिए इसका इनिशियल CH3COH का कितना था, जैसे इनिशियल मान लेते हैं कि 25 मोल्स थे, ठीक है। लेट्स से शुरू इसको अपन इनिशियल दिखा देता हूँ मैं निकाल के, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COOH प्रेजेंट इनिशियली, तो प्रेजेंट इनिशियली कितना होगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3COH प्रेजेंट इनिशियली बिफोर टाइट्रेशन, ठीक है। तो कितना होगा बेटा बताओ, कितना होगा? वॉल्यूम कितना बेटा इसका 25, और इसका अगर आप ये बताओ क्या बोलो, वॉल्यूम हो गया 25 और आपने इसका मोलैरिटी कितना था 0.1, तो इसका 2.5 मिलीमोल्स प्रेजेंट है इनिशियली। अब एक चीज बताओ कि इसका तो 2 मिलीमोल्स CH3CONA फॉर्म हुआ है, मतलब कि इसमें से भी 2 मिलीमोल्स खत्म हो गया होगा। तो नंबर ऑफ CH3COOH फॉर्म्ड लेफ्ट आफ्टर एडिशन ऑफ 20 ml of 20 ml of NaOH कितना हो जाएगा बेटा बताओ, बोलो कितना हो जाएगा?
कितना बचेगा 2.5 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू व्हाट 0.5 मिलीमोल्स। अरे बचेगा ना, अरे बोलो। यस सर। है ना, ऐसे ये देखिए ये रिएक्शन देखिए, ये रिएक्शन में आपने ये टोटल इनिशियली लिया था 2.5 और ये अभी ये क्या है बोलो, अभी आपने 2.5 में से ये 20 आप यहाँ पे आपने NaOH का भी 2 मिलीमोल्स ले लिया है, यूज कर लिया है, ठीक है। तो ये 2.5 यूज किया, ये 2, तो इसमें से अगर ये 2 यूज किया तो 2.5 माइनस 2 ये खत्म होगा और ये बनेगा कितना 2 मिलीमोल। तो बेसिकली ये बचा कितना 0.5 और ये बचा 2 आफ्टर यूजिंग 20 ml ऑफ व्हाट बोलो NaOH। ओके, so now basically what has happened that 0.5 millimoles of NaOH CH3COH is formed। so अगर मेरे को आप कोई बोले कि सॉल्यूशन का pH निकालो, pH ठीक है, तो कितना हो जाएगा आफ्टर एडिशन ऑफ 20 ml ऑफ सोडियम NaOH, आफ्टर एडिशन ऑफ NaOH और 20 ml ऑफ NaOH द pH would be equal to what pKa plus log of concentration of salt that is CH3CONa divided by concentration of acid that is CH3COH। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन के बदले आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो बेटा, नंबर ऑफ मिलीमोल्स लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि वॉल्यूम तो दोनों का सेम है एंड कॉन्सेंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो वॉल्यूम ऊपर नीचे कट ही जाएगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट कर सकते हो, बोलो किसकी वैल्यू पुट कर सकते हो डायरेक्टली, मिलीमोल्स की, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पीके की वैल्यू कितनी होगी बेटा 1.75 10 टू द पावर -5 का, तो पीके का वैल्यू आएगा 4.76 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है बेटा, सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन इज 2 है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है एसिड की 0.5, तो दैट वुड बी इक्वल टू 5 4 20, तो log 4 2 का स्क्वायर दैट इज 0.6, तो 0.6 अगर हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो 4.76 प्लस 0.6 दैट इज इक्वल टू 7 6 13, कितना आ रहा है बताओ 5.36 आ रहा है। अरे बोलो 5.36 आ रहा है, ठीक है ओके, अभी 5.36 आ रहा है। नाउ लेट्स सपोज तुमने इसमें जो है फोर्थ केस मान लेते हैं, जैसे इसी तरह आपने क्या किया, इसी तरह आपने जब 24.9 ml NaOH यूज कर लिया, ठीक है, विथ एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड के साथ आपने टाइट्रेट करा दिया 24.9 ml एसिटिक मतलब कि NaOH को, तब आप अगर सेम मेथड से फॉर्मूला निकालोगे तो pH ऑफ सॉल्यूशन वुड बी इक्वल टू 7.16। उसी तरह जब आप 24.95 ml यूज करोगे, 24.95 ml NaOH यूज करोगे, ठीक है, ml यूज करोगे NaOH का टाइट्रेशन के लिए, ठीक है, तो दिस विल कम आउट टू बी अराउंड 7.46। तो अब आप देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अचानक से बोलो चेंज जो है सो होना शुरू हो रहा है। आ रही बात समझ में, अरे बोलो यस सर। ठीक है ना, अब ये चेंज होना शुरू हो रहा है, ठीक है, अब मतलब ट्रेजिक चेंज आएगा। अब अगर आप मान लो कि आप ऐड करते हो, लेट सपोज कि आपने ऐड कर दिया 25 ml NaOH, पूरा का पूरा NaOH ऐड कर दिया आपने, ठीक है, 25 ml NaOH अगर आपने ऐड कर दिया, तो इस टाइम अगर आप pH निकालोगे, ठीक है ना, ओके, तो इस टाइम में pH आपका इस फर्स्ट केस में 7.46, तो इस केस में आपका जो pH आएगा वो आ जाएगा आपको 8.73। तो आप देखो 0.05 ml के एडिशन से pH में कितना चेंज आ गया, 24.9 से 0.05 आपने ऐड किया तो करीब 0.3 का चेंज आया। और आपने फिर से क्या ऐड किया, सिर्फ आपने 0.5 ml चेंज लिया है, तो पहले इससे पहले 0.3 का चेंज आ रहा था, इस बार कितने का चेंज आ रहा है 1.3 का चेंज आ रहा है। तो अब चेंज क्या हो रहा है, बहुत ड्रास्टिक हो रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और ये सॉल्यूशन का है एंड पॉइंट। ये सॉल्यूशन क्या है बेटा, बोलो, अरे बोलो, एंड पॉइंट। समझ में आ रही है? इस पॉइंट पे जब आप 25 ml NaOH ऐड कर देते हो एसिटिक एसिड में, 25 ml एसिटिक एसिड में, तो एट दिस पॉइंट सॉल्यूशन गेट्स न्यूट्रलाइज्ड। अब अगर आप ऐड करोगे ना, अब अगर आप NaOH ऐड करोगे तो एक्सेस में हो जाएगा क्या, बोलो NaOH। अब अगर ऐड करोगे NaOH तो क्या हो जाएगा, एक्सेस में हो जाएगा NaOH। मान लो आप 25.05 ml आपने NaOH ऐड किया, तो 25.05 जब आप ml ऑफ NaOH को ऐड करोगे, ठीक है, तो उस टाइम जो है, अब सोचो
इससे पहले तो पूरी तरह से एसिटिक एसिड NaOH पूरी तरह से रिएक्ट कर चुके हैं। अब आपने अगर NaOH को ऐड किया तो बेसिकली क्या हुआ बोलो, आपने बेसिकली आपने 0. अगर 25 ml NaOH आपने ऐड किया तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस इन सॉल्यूशन कितना बचेगा बताओ, बोलो कितना रहेगा? 25 ml तो न्यूट्रलाइज हो चुका है, ठीक है, तो बेसिकली कितना हो जाएगा बताओ? 0.05 ml ऑफ NaOH बचा हुआ है और उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना था? 0.1। ये कितना बचा, कितना हो गया बताओ? इट इज अराउंड अगेन दिस विल इक्वल टू व्हाट बोलो, 5 × 10⁻³ मिलीमोल्स। अरे होगा ना, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा 0. क्योंकि 25 ml पे तो न्यूट्रल हो चुका है। अब जो आप डाल दो उससे अब सॉल्यूशन में क्या रहा है, OH माइनस का परसेंटेज बढ़ रहा है। पहले क्या हो रहा था, न्यूट्रलाइजेशन हो रहा था, अब क्या OH माइनस की परसेंटेज क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है। पहले क्या था, एसिडिक था सॉल्यूशन, अब क्या हो रहा है बोलो, बेसिक टर्न होना शुरू हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, लेकिन अब हमें यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि सिर्फ नंबर ऑफ OH माइनस का सोर्स सिर्फ NaOH नहीं है। यहाँ पे OH माइनस का सोर्स कुछ और भी है। वो आपको क्या है, आपका जो CH नहीं, आपका जो ये फर्स्ट सोर्स हो गया, ये आपका फर्स्ट सोर्स है NaOH, फर्स्ट सोर्स है आपका, फर्स्ट सोर्स ऑफ OH माइनस। ठीक है बेटा, ये जो सॉल्ट आपका जो बचा हुआ है उसमें जो आपने 25 ml ये सॉल्ट भी तो बनाया ना, ये भी तो सॉल्ट बनाया ना 2.5 मिलीमोल। अरे बोलो, पूरा न्यूट्रलाइजेशन से। Yes, sir. ठीक है, तो ये जो सॉल्ट जो बना हुआ है उसमें ऑलरेडी, क्या ये हाइड्रोलिसिस अभी भी नहीं करेगा वाटर के साथ रिएक्ट करके? तो ये भी तो H+ का सोर्स है ना, OH माइनस का सोर्स, अरे है कि नहीं, हाइड्रोलिसिस से। Yes, sir. तो यहाँ से अगर आप इसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस लगाओगे, निकालोगे, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे बोलो, √of KW/K × C। अरे बोलो क्यों, क्योंकि K × C ये फॉर्मूला सिखाया था ना हाइड्रोलिसिस में। ये बेसिकली है क्या, दिस इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट के केस में कैसे निकालते हैं OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, √of KW/K × C से। ठीक है, अगर आप इसको पुट करोगे, इसको सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा KW का वैल्यू तो हमेशा 10⁻⁻14 इंटू कॉन्सेंट्रेशन कितना है बेटा बोलो, 0. ये कितना हो जाएगा So कॉन्सेंट्रेशन, 5 × 10⁻³ 5 × 10⁻³ this due to this CH3CONA के कारण OH माइनस निकाल रहा है ना। CH3CONA आपका कितना बना था? Sir, 2.5. Sir, 2 millimole. 2 मिलीमोल बना था, एक सेकंड। सिर्फ NA 2 हाँ बोलो, मिलीमोल समय था। ये तो 20 जब डाले थे तब बना था ना 2, अभी तो 25 से 25 डाल चुके हैं ना ऑलरेडी, Sir, 2.5. 25 डाल चुके हैं, तो ये भी 25 डाला है, तो इसका भी 2.5 ही है। 2.5 तो ये तो 2.5 बनेगा, है ना। और कुछ है क्या? तो 2.5 बनेगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.5 × 10⁻³ ठीक है, डिवाइड बाय, ये तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स हो गए, डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन टोटल कितना है अभी बताओ, 25.05। अरे है ना, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम भी तो करोगे, और डिवाइड बाय K का वैल्यू कितना होता है एसिटिक एसिड का, 1.75 × 10⁻⁵। अगर आप इसको काट दो तो इसको आप ऑलमोस्ट किससे काट सकते हो बोलो, 10 से काट सकते हो, टोटल को काट सकते हो ना, यहाँ 10⁻³ है, तो ये आपको कितना हो जाएगा बताओ, ये आपको 25 नीचे आपका ये कितना आ रहा है आपको, यहाँ पे कुछ गलती हो रहा है क्या, एक बार और इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं अपन, थोड़ा सा क्लमजी हो गया। हाँ बोलो, सर वॉल्यूम तो टोटल लेंगे ना, मतलब 25.05 अच्छा प्लस हाँ 25। वही मैं सोच रहा था कहाँ गलती हो रहा है। हाँ सही, वो उसका वॉल्यूम तो छोड़ ही दिया, इसकी वैल्यू 10⁻⁻14 इंटू इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, 2.5 मिलीमोल बना है, दैट इज 2.5 × 10⁻³ या फिर इसको मिलीमोल में ही लेते हैं, क्या दिक्कत है, नीचे भी तो मिलीलीटर में ही ले रहे हैं। ठीक है,
और आपको टोटल आपने NaOH कितना ऐड किया बेटा अभी तक 25.05 और CH3COH पहले से कितना था 25, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी 50.5. ओके, divide by 1.75 into 10 to the power minus 5. So if I considered it 50.5, so it will cancel out this in around 5 into 10 to the power minus 2 times. सही है ना? चेक कर लो एक बार कैलकुलेशन. अरे ठीक है. यस सर. ओके ठीक है, तो अगर ये सही है तो आपका यहाँ पे जो वैल्यू आएगा दिस विल बी अराउंड कितना आ रहा है ये, इसको आप सॉल्व करो. एक बार मैं कैलकुलेटर सॉल्व कर लेता हूँ. 5 into 10 to the power minus 2 into a, this value is coming around 0.53 into 10 to the power minus 5. ओके, सो दिस अगर आप यहाँ पे वैल्यू को देखो किसका बोलो OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन का, तो ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट 0.01. 0 पॉइंट कहाँ गया बोलो, द अमाउंट ऑफ OH माइनस प्रोड्यूस्ड बाय व्हाट बोलो OH, the amount of OH minus due to NaOH in the solution. ये देखो ना, ये कितना है amount of OH minus in the solution 5 into 10 to the power minus 3. ये कितना है 5 into 10 to the power minus 6, मतलब 1000 टाइम्स कम है. आ रही बात समझ में? तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो, और अगर आप इसको इग्नोर कर दोगे मतलब कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के कारण जो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन है, अगर बेटा आप इसको इग्नोर कर देते हो, ठीक है, तो आप डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस को डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख सकते हो, देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस वुड बी डायरेक्टली इक्वल टू 5 into 10 to the power minus 3. दैट इज ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस ड्यू टू NaOH, डायरेक्ट एडिशन ऑफ NaOH. तो अगर ये कॉन्सेंट्रेशन है, अब डायरेक्ट आप फिर pH निकालो, तो OH माइनस की अगर ये कॉन्सेंट्रेशन है, तो वी ऑलवेज नो दैट H प्लस इंटू OH माइनस इज ऑलवेज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 14 एट 25 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ से अगर आप H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे तो दैट कुड बी इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 14 डिवाइड बाय OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज 5 into 10 to the power minus 3. इफ यू विल सॉल्व इट you will get the value कितना वैल्यू आ रहा है, that would be around 10 to the power minus 10. अरे बोलो, तो अगर 10 to the power minus 10 है तो pH की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो 10 के इक्वल. अरे बोलो, आप देख रहे हो कितना खतरनाक चेंज हुआ, देखो कैसा चेंज हुआ. जब आपने, आप मान लो कि यहाँ पे लेते हैं अपन, मैं दो आपको कॉलम बना के दिखा देता हूँ, तब आपको सब चीज विजुअलाइज होगा. ये जितना अपन ने मैथमेटिक्स ऊपर में किया ना, उसको अपन कॉलम बना के दिखा रहा हूँ, मस्त विजुअलाइज होगा. आपको टाइट्रेट किसको कराना है, CH3COH का. आपने किसके अगेंस्ट टाइट्रेट, आपने टाइट्रेट किससे करवा रहे हो, NaOH से. जब आपने NaOH डाला इसके अंदर 20 ml, ये हमेशा से 25 था. लेट्स से इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना था, इनिशियल कितना था, इनिशियल इसका कितना था बोलो 25, इसका 0, तो ये कितना बना था, अरे बताओ. जो pH था आपका कितना आया था 2 पॉइंट कितने के इक्वल आया था सर 2.8. 2.8. ओके, वैल्यू बताते रहना तुम लोग कॉपी में देख के. फिर अपन ने क्या किया, NaOH ऐड किया आपने 20 ml. ठीक है, आपने NaOH कितना ऐड किया 20 ml. ठीक है, तो 20 ml आपने NaOH ऐड किया, CH3COH, तो अब इसका कितना बचा हुआ है कॉन्सेंट्रेशन, ये कितना वॉल्यूम था अभी भी प्रेजेंट बोलो 25. ये वॉल्यूम है बेसिकली, दिस इज वॉल्यूम, आपने कितना ऐड किया है. ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन तो अपने को पता ही है, मैं कॉन्सेंट्रेशन को अभी कुछ काउंट नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, तो अभी pH कितना चेंज होके हो गया था बोलो सर 5.36. 5.36. ठीक है, अभी फिर से आपका, अब बताओ कि आपने जब NaOH ऐड किया, वॉल्यूम आपने ऐड किया 24.9. ठीक है, अगेंस्ट 25 ml ऑफ CH3COH. तो अभी ये कितना था, या इसको डायरेक्ट कर लो, यहाँ पे डायरेक्ट लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो. 25 ml आपने CH3COH को यूज करना है. ठीक है, डायरेक्ट लिख लो ऊपर में. ठीक है, और आप NaOH से टाइट्रेट कराते जा रहे हो ताकि बाद में कभी नोट्स पढ़ो तो कंफ्यूजन ना हो, बस इसीलिए मैंने किया. नहीं तो फिर पता चला कि सर आप वॉल्यूम ऑफ CH3COH ऐसे कैसे ले सकते हो. ठीक है, चलो 24.9, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो
कितना आया था 24.9 ml NaOH ऐड करने पे? 7.1, ठीक है। फिर आपने इसको किया V इज इक्वल टू 24.95, तो यहाँ पे pH आपका कितना आया? 7.46 आया था ना, 7.46, Yes, sir. तो 7.16 था, ठीक है, ओके। फिर आपने V इज इक्वल टू 25 ऐड किया, तो उस टाइम पे आपका pH डायरेक्ट क्या आ गया? 8.73। फिर आपने V इज इक्वल टू 25.05 ऐड किया, pH कितना आ गया? बोलो 25, सॉरी 10 आ गया। ये वाला पोर्शन को ध्यान से देखिए आप, सिर्फ 0.15 ml के एडिशन से जो आपका pH में चेंज आया, डायरेक्ट 7 से लेके शूट होके कहाँ चला गया? बोलो 10 चला गया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस पोर्शन में क्या Yes, हो रहा है sir. बेटा? बोलो स्टीप चेंज इन pH। अब समझ में आ रहा है? अब आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाह रहा था? अरे बोलो, Yes, sir. जी सर। सबको आ रहा है? बाकी लोगों को? यस सर। ओके यस सर। ओके गुड। तो अब यहाँ पे स्टीप चेंज आ रहा है, तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो फिनोल्फथैलीन का जो रेंज होता है वो कितना होता है? 8 से 10 के बीच में होता है। तो फिनोल्फथैलीन विल ऑब्वियसली बी अ गुड इंडिकेटर, फिनोल्फथैलीन विल बी अ गुड इंडिकेटर, विल बी अ गुड इंडिकेटर। तो दूसरा कलर ले लेता हूँ, ठीक है, ब्लू ब्लू हो गया पूरा। फिनोल्फथैलीन विल बी अ गुड इंडिकेटर, विल बी अ गुड इंडिकेटर for titration of acetic acid as the sudden change in pH of acetic acid is beyond 7 to 10, ठीक है, 7 से 10 के बीच में आपको सडन चेंज हो रहा है, ठीक है ना, एंड द रेंज ऑफ कलर चेंज फॉर फिनोल्फथैलीन इज बिटवीन 8 to 10। तो 8 से 10 के बीच में जो बेटा ये रेंज होता है, जिसके ऊपर और नीचे क्या होता है? फिनोल्फथैलीन का कलर चेंज होता है। तो बेसिकली आप देख रहे हो सिर्फ यहाँ पे 0.15 ml का एडिशन से आपका कलर में क्या हो रहा है? बोलो आपका तुरंत वो जो कलरलेस सॉल्यूशन था उससे तुरंत क्या हो जाएगा? बोलो पिंक हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो, यहाँ पे सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। अरे बोलिए। यस सर। ठीक है, तो ये आपकी कहानी है फिनोल्फथैलीन की, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज इज नॉट ए गुड इंडिकेटर since steep change in pH of acetic acid doesn't fall in range of मिथाइल ऑरेंज का रेंज कितने है बताओ? 3 से 4 के बीच में, 3 से 4.5। अरे बोलो, है ना, तो इसके बीच में नहीं आ रहा है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? अब आगे इससे थोड़ा सा एक और अपन डिस्कस कर लेते हैं लास्ट, ठीक है, उसके बाद आपको आजादी दे दूंगा मैं टाइट्रेशन से। हाँ बोलो। सर थोड़ा पेज ऊपर करेंगे, नोट करना था। जी सर। चिन्मय मिश्रा, ओ मिश्रा, बूझ रहे हो क्या पढ़ा रहे हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं? थोड़ा क्या थोड़ा थोड़ा? सर ये वाला जो मतलब कैलकुलेशन चल रहा था ये तो समझ में आ गया सर। हाँ, मतलब समझ में सर आ गया, फिर से और एक बार रात में पढ़ूंगा तो सर और थोड़ा कहाँ पे नहीं समझ में, बताओ फिर समझा देंगे। सर नहीं मतलब समझ में ऐसे नहीं है, मतलब सर फील नहीं है वो सर, और दो बार पढ़ने के बाद फील आ जाएगा। फील नहीं आया? एक काम कर, फील लेने का जैसे तरीका सर बताऊं? कैलकुलेशन कर खुद से जी कैलकुलेशन कर ले एक बार, फील आ जाएगा, ठीक है। जी
हो गया आस्था, आगे बढ़ जाएं? जी सर। ओके, नाउ लेट्स स्टडी द लास्ट वन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? टाइट्रेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट अगेंस्ट HCl। अगर आपको याद होगा तो ये सारी चीजें अपने कहाँ पढ़ी थी बताओ? मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ी थी, और मैंने बोला था बेटा अभी फिलहाल के लिए रट लो और बनाओ क्वेश्चन, है ना? और बने भी थे आप लोगों से, क्योंकि उस टाइम जोश हाई था ना। चलिए देखिए, अब आपको Na2CO3 का HCl के साथ टाइट्रेशन कराना है। अब बेटा यहाँ पे दिक्कत क्या है, मैं यहाँ पे न्यूमेरिकली सारी चीजें नहीं कराऊंगा, न्यूमेरिकली मैं आपको सिखा चुका हूँ, एक सिंपल सा दिखाऊंगा आपको कैसे थियोरेटिकली कैसे होता है चीज। देखिए Na2CO3 जो है ना बेटा, ये अगर इसको आप HCl के साथ रिएक्ट करते हो तो आप जानते हो हमेशा पहले एक H एक Na को रिप्लेस करेगा, ठीक है? ओके, तो बेसिकली ये क्या बनाएगा फर्स्ट स्टेप में? NaHCO3 प्लस NaCl, अरे बनाएगा ना, बोलो। यस सर। Yes, और sir. और ये जो टाइट्रेशन का प्रोसेस है ना, जब आप HCl को ऐड कर रहे हो Na2CO3 पे, तो ये जो टाइट्रेशन का प्रोडक्ट पर से ये है, क्या नाम है, प्रोसेस है, इसका जो एंड पॉइंट है, इस प्रोसेस का जो एंड पॉइंट है, दैट इज अराउंड pH ऑफ 8, एट pH ऑफ 8.5 पे ये क्या हो जाता है बोलो? एंड पॉइंट आ जाती है इसकी, ठीक है? या फर्स्ट इन्फ्लेक्शन आप बोल सकते हो, जो फर्स्ट इन्फ्लेक्शन या फर्स्ट सडन चेंज जो आता है, ठीक है? एंड पॉइंट भी नहीं बोल सकते हो, फर्स्ट सडन चेंज, फर्स्ट इन्फ्लेक्शन बोलोगे, एंड पॉइंट नहीं है ये, इन्फ्लेक्शन है, ठीक है ना? जैसे ये ग्राफ में बना के दिखा देता हूँ आपको, तब शायद आपको थोड़ा सा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है? जैसे मान लो कि आप ये वाला हो गया pH और ये हो गया आपने वॉल्यूम ऑफ HCl एडेड, वॉल्यूम ऑफ HCl एडेड इन Na2CO3, ठीक है? तो इसकी जो ग्राफ होती है, पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, 0 2 4 6 8 10, इस टाइप का इधर वॉल्यूम ऐड कर लेता हूँ, 5, लेट्स से 10 15 20 25 30। तो अगर आप इसका ग्राफ देखोगे ना, तो जैसे जैसे आप Na2CO3 ऐड करते जाओगे, कहीं पे मान लो 12, तो ये कहीं ऊपर से आएगा ऐसे करके, ठीक है? और कुछ यहाँ पे जाके इसमें थोड़ा सा स्टीप चेंज आएगा, ठीक है? ओके, यहाँ पे इसमें कुछ स्टीप चेंज आएगा, ठीक है? यहाँ, ओके, और फिर ये ऐसे ही जाएगा, कहाँ तक? करीब 20 से 25 के बीच में, ठीक है? और फिर यहाँ पे जाके फिर से इसमें स्टीप चेंज आएगा, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा ये स्टीप हो जाएगा, ठीक है? और फिर ये आगे ऐसे जाएगा, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो यहाँ पे 2 बार इन्फ्लेक्शन आ रहा है, एक बार pH अराउंड 8.5 पे, ठीक है? और एक बार pH अराउंड किस पे आ रहा है बोलो? 4.3 पे। तो pH अराउंड 8.5 पे इन्फ्लेक्शन तब आता है जब ये रिएक्शन कंप्लीट होता है, मतलब Na2CO3 इज कंप्लीटली कन्वर्टेड टू व्हाट बोलो? NaCO3। तो हम मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट इन्फ्लेक्शन कम्स, ठीक है? फर्स्ट इन्फ्लेक्शन कम्स मतलब जो सडन चेंज होता है pH में, ठीक है ना? कम्स, आप चाहो तो इसको फिर से मैथमेटिकली डिराइव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कम्स when the pH is around, the first inflection comes is around 8.5, and at that point Na2CO3 is completely converted to व्हाट बोलो? NaHCO3, Na2CO3 पूरी तरह से NaHCO3 में कन्वर्ट हो चुका है। बट ध्यान रखना अभी तक सॉल्यूशन न्यूट्रल नहीं हुआ है, अभी भी सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है बोलो? NaHCO3 प्रेजेंट है, जो खुद ही एक बेस है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ कि ना।
अभी भी सॉल्यूशन न्यूट्रल नहीं हुआ, उसका इक्विवेलेंस पॉइंट नहीं आया है सॉल्यूशन का, बस Na2CO3 पूरी तरह से NaCO3 में कन्वर्ट हुआ है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? बोलो Yes. आ रही है? यहाँ पे आता है पहला सडन चेंज, जब Na2CO3 ऑब्वियसली पूरी तरह से जब रिएक्ट कर जाएगा तो उसी टाइम सडन चेंज आएगा, या रिएक्ट करना शुरू करेगा पूरी तरह से जब बेसिकली इसका पूरी तरह से इसके साथ, अभी देखो ना आपने CH3COH के केस में क्या देखा था आपने, NaOH के साथ जब रिएक्ट कि जब पूरी तरह से रिएक्शन होने वाला रहता है तब सडन चेंज आता है। या फिर आपने अपने HCl और NaOH का देखा था तो वहां भी आपने क्या देखा था, जब पूरी तरह से रिएक्शन होने वाला रहता है तब क्या आता है? बोलो, अरे बोलो, सडन चेंज आता है। अरे हाँ या ना, बात समझ में आ रही है बेटा? अरे यस बोलो। सर। ठीक है, तो यहाँ पे सडन चेंज आया, लेकिन अभी भी सॉल्यूशन क्या है? बेसिक, स्टिल सॉल्यूशन इज बेसिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ NaHCO3। अभी भी न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट नहीं आया है। ठीक, नाउ अगेन आप क्या करो, अब क्या होगा? फर्दर आप और HCl डालो, क्योंकि अभी भी सॉल्यूशन बेसिक है, पूरी तरह से इक्विवेलेंस पॉइंट नहीं आया, न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुआ अभी। HCl NaHCO3 के साथ जब फर्दर रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा बेटा? अब न्यूट्रलाइजेशन होगा, NaCl प्लस CO2 प्लस H2O प्लस H2CO3 बनेगा, डेट इज CO2 प्लस H2O। अब ये न्यूट्रलाइजेशन हो चुका है, बोलो हाँ कि ना? और जब ये न्यूट्रलाइजेशन होता है तब उस टाइम पे जो पीएच होती है, या इस टाइम हम बोल सकते हैं कि सेकेंड इन्फ्लेक्शन comes at around pH 4.3 से इन्फ्लेक्शन शुरू होता है। ठीक है ना, आ रही बात समझ में? ओके, which is where after which just after which complete neutralization occurs। ठीक है, अब देखो बेटा एक चीज बताओ मुझे, अगर मैं फिनोल्फथलीन को यूज करता हूँ बेटा, अभी मैं मान लो कि आपने यूज करा क्या? बोलो फिनोल्फथलीन, तो फिनोल्फथलीन का रेंज 8 से 10 के बीच में है। अगर मैंने फिनोल्फथलीन इंडिकेटर यूज किया होता, अगर मैं फिनोल्फथलीन इंडिकेटर यूज करूंगा, तब वो क्या करेगा कि वो कलर चेंज तभी शो कर देगा जब Na2CO3 पूरी तरह से NaCO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, तभी कलर चेंज शो कर देगा, क्योंकि उसका रेंज पीएच 8 से 10 के बीच में आता है, और यहाँ पे सडन स्टीप चेंज हो रहा है 8 से 10 में पीएच में, मतलब 8.5 से नीचे करीब से 7 तक। अरे बोलो, अरे 8.5 से 7.6 तक सडन चेंज आ रहा है ना पीएच में, और इसका रेंज क्या है फिनोल्फथलीन का? 8 से 10। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, अगर फिनोल्फथलीन इंडिकेटर के तौर पे डालेंगे तो ये क्या करेगा? बोलो, जब Na2CO3 पूरी तरह से HCl के साथ रिएक्ट कर देगा तभी ये क्या कर देगा? बोलो, कलर में चेंज शो कर देगा, पिंक से क्या हो जाएगा? बोलो, कलरलेस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? नहीं आ रहा है? यस सर। आ रहा है ना सबको? यस ये फिनोल्फथलीन के रेंज में पड़ता है। तो फिनोल्फथलीन अगर मैंने यूज किया तो पता लगा कि सॉल्यूशन अभी भी बेसिक है, लेकिन ये कलर चेंज को क्या कर दिया? शो कर दिया फिनोल्फथलीन। अरे करेगा कि नहीं? मतलब कि इट इज नॉट अ सुटेबल इंडिकेटर। अरे बोलो, सर हाँ बोलो सर फिनोल्फथलीन वाला नहीं समझना। बेटा। एक चीज बताओ, फिनोल्फथलीन का रेंज क्या होता है पीएच चेंज का? 8 से 10 के बीच में सडन, मतलब कि 8 से 10 के बीच में कलर चेंज शो करता है ना? बोलो। जी सर। अब यहाँ पे इसका स्टार्ट कब हो रहा है पीएच, फर्स्ट इन्फ्लेक्शन कब? और अपन सुटेबल इंडिकेटर कौन होता है? जहाँ पे सडन इन्फ्लेक्शन हो, सडन स्टीप चेंज हो पीएच में। ठीक है, वही आपको सुटे, और उस सडन स्टीप चेंज जब हो रहा है पीएच में किसी सॉल्यूशन का ड्यूरिंग टाइट्रेशन, तो उस रेंज में कोई भी जो इंडिकेटर का रेंज होता है, अगर वो उसके साथ मैच कर गया कहीं भी, तो वहां पे वो सुटेबल इंडिकेटर हो जाता है। ये आपने पढ़ा था अभी जस्ट। अरे बोलो। जी सर।
अब यहाँ फिनोल्फथालीन के रेंज में ये आ रहा है ना, फिनोल्फथालीन 8.5 से लेके करीब 8 से लेके 10 के बीच में अपना पीएच चेंज करता है। बोलो 8 से लेके 10 के बीच में पीएच चेंज करता है ना? अरे बोलो, सॉरी 8 से 10 के बीच, 10 के 8 से नीचे एक कलर शो करता है, 10 के ऊपर एक कलर शो करता है। मतलब उसका जो कलर चेंज का रेंज है जिसके ऊपर और नीचे कलर चेंज होता है, डेट इज 8 से 10। और इसका स्टीप चेंज कब से शुरू हुआ? 8.5 से शुरू हुआ और करीब 7.6 तक गया है। मतलब कि अगर फिनोल्फथालीन में इंडिकेटर डालूंगा और स्टीप चेंज कब आया? जब Na2CO3 हैज कंप्लीटली कन्वर्टेड टू NaCO3 ड्यू टू रिएक्शन विद HCl। तो आप सोचो कि ये अब कलर में क्या चेंज शो कर देगा? तुरंत ये पिंक से क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। लेकिन अभी भी ये सॉल्यूशन क्या है? बेसिक है, क्योंकि अभी भी सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है? बोलो NaCO3। लेकिन फिनोल्फथालीन तो दिखा दिया भाई कलर चेंज करके कि भाई ये सॉल्यूशन क्या हो गया? बोलो न्यूट्रलाइज हो चुका है। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो सर ये पिंक कलर सर तो 10 तक पहुंचे नहीं ना, तो पिंक कलर कैसे शो करेगा ये? अरे यार पहले से फिनोल्फथालीन है ना, तो इनिशियली वो पिंक रहेगा ना, हमेशा से तो पिंक ही रहेगा। अगर आप एक चीज बताओ, आपने एसिटिक एसिड को यूज करा है, आपने एसिटिक एसिड को यूज करा है, ठीक है, आपने एसिटिक एसिड में अगर फिनोल्फथालीन, सॉरी आपने अगर Na2CO3 इनिशियली आपने है और उसमें आपने फिनोल्फथालीन को अगर डाल दिया है, तो सॉल्यूशन का कलर कैसा होगा बेटा? बताना जरा। तो पिंक। पिंक होगा ना? नहीं समझ में आ रहा जी है? सर। और फिर जब आप यहाँ पे जब फिनोल्फथालीन आप डाले वो रिएक्ट हो रहा है, पिंक है पिंक है पिंक है, और जब पूरा का पूरा NaCO3 में कन्वर्ट हो गया तो पिंक से क्या हो गया? बोलो कलरलेस। सर कलरलेस। अरे हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे सडन चेंज जी आया ना सर। पीएच में। बोलो बेटा। जी सर। ठीक है, तो अब समझ में आ रहा है कि अभी भी नहीं आ रहा है? सर अब आ गया। अभी आ गया। अब देखो, लेकिन यहाँ पे जब कलर चेंज होगा वो तो गलत तरीका है ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यहाँ तो आपका न्यूट्रलाइजेशन हुआ नहीं है, लेकिन कलर चेंज शो कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए अपन फिनोल्फथालीन को यूज नहीं करेंगे। आप किसको यूज करोगे बताओ? मिथाइल ऑरेंज को। क्यों? क्योंकि मिथाइल ऑरेंज का जो पीएच रेंज है 3 से 4 है, और यहाँ पे देखो जब ये न्यूट्रलाइज हो रहा है सॉल्यूशन, मतलब जब HCl पूरी तरह से NaCO3 को खत्म करके NaCl और CO2H2O बना दे रहा है, मतलब सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज कर रहा है, तब उस टाइम पे जो पीएच में सडन चेंज है वो कहाँ से आ रहा है? बोलो 4.5 से स्टार्ट हो रहा है। और जो मिथाइल ऑरेंज का कलर चेंज का जो रेंज है वो क्या है आपको? 3 से 4.5 के बीच है। 4.5 के ऊपर एक कलर और 3 के नीचे दूसरा कलर। इसके ऊपर वो क्या शो करेगा? बोलो येलो शो करेगा, और इसके नीचे क्या शो करेगा? बोलो रेड शो करेगा। तो यहाँ पे येलो से तुरंत रेड हो जाएगा ना सॉल्यूशन का कलर, और अभी जस्ट न्यूट्रलाइज हुआ है। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट कौन पकड़ रहा है? मिथाइल ऑरेंज की फिनोल्फथालीन? मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज पकड़ रहा है ना। अभी भी नहीं समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? सर आ गया समझ। कितने लोगों को समझ में आया है? हाथ उठाओ। अगर 50% लोगों को भी समझ में आ गया होगा तो मैं समझूंगा मैंने बहुत अच्छा पढ़ा है। पचास % पूरेगा? पुरा दो भाई, नहीं तो बहुत दुख होगा दिल में। 9, 10, 12, 15 बच्चों को समझ में आना चाहिए। 30 हैं टोटल। 16, 17, चलो सही है। अब देखो एक काम करते हैं बेटा, थोड़ा भी अगर ऐसा ये टॉपिक है ना कि आदमी भूल जाता है, आ रही बात समझ में, तो मेरा ये है पर्पस कि ये वीडियो में डाल दूंगा फिर से आपके गेट 99 पे, तो आप इसको दोबारा से देख लीजिएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ कि ना। ठीक है, लेकिन हम अगर आप एक बार मॉड्यूल, अगर आप क्वेश्चन बनाना शुरू करोगे ना, शर्तिया आपसे क्वेश्चन तो जरूर बन जाएगा, इतना हम गारंटी लेते हैं। अरे बोलो। एक सवाल दे दूं क्या घर पे करने के लिए? बड़ा अच्छा सा टाइम टेकिंग सवाल है, इसलिए घर पे करने के लिए दे रहा हूं। ओके ठीक है। और जो घर से करके नहीं लाएगा उसको भाई फिर टाइट्रेशन, वो फिर उसको फिर से भूल जाएगा वो। अगर घर पे करोगे तब टाइट्रेशन याद रहेगा। एक एक्सपेरिमेंटल सवाल दे रहा हूँ, सेम जैसा मैंने किया है ना वही चीज आपको घर पे बैठ के करना है। 50 ml ऑफ ए सॉल्यूशन। मेरे को आपका कॉन्सेप्ट मजबूत कराना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बना ही लोगे। एसिड 0.1 मोलर is being titrated against a standard
0.125 molar solution of NaOH. Calculate the pH values. The pH values of the titration solution on the addition of इसको पूरा न्यूमेरिकली सॉल्व करोगे मेहनत करके, लगेगा 20 मिनट, ठीक है, 20-25 मिनट लग सकता है, बट बेटा मजा आ जाएगा उसके बाद सवाल कर लोगे तो पूरा जितना पढ़ाया है ना सब एकदम दिमाग से दौड़ जाएगा सीधा एक बार में। 40, 40.5, 40.10 and 50 ml of NaOH solution. Comment on your result. हो जाएगा? अरे बोलो, हो जाएगा ना? Yes. फिर 30 के बाद क्या क्या है? 30 के बाद 39.9, 39.95, ओ गंदा लिख दिया मैंने, 39.9, 39.95, 0.95, 40, 40.05, 40.10 एंड 50 ml। ठीक है, ठीक है ना? एक सेकंड मुझे दो, मैं आ रहा हूँ। कौन भागा अभी? कोई बंदर भागा है। चलो बेटा, तो लास्ट टॉपिक इसका स्टार्ट करें, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। आज पवित्र हो जाएगा आयनिक। आयनिक के बाद कौन कौन सा टॉपिक बच रहा है? एस ब्लॉक तो हो गया है ना? No, sir. हट, झूठ बोलता है। श्वेता मैम नहीं करवाई है एस ब्लॉक? नो सर। अच्छा, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक बाकी है ना? रिडॉक्स तो कंप्लीट ही ऑलमोस्ट, बैलेंसिंग सिखाई दिए हैं, और बाकी जो उसका इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट है वो अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डायरेक्ट सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि एक ही चीज है, दो बार रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और बोलो, और क्या बचा है? रिडॉक्स खत्म, और क्या बचा है? जो रिडॉक्स के सवाल है ना, जिसमें देखते हो ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले, वो छोड़ देना, अभी करने की कोई जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब पढ़ेंगे ना तो उसमें सारी चीजें ये आती हैं दोबारा से, तो वहां पे क्लियर हो जाएगा ये सारी चीजें। ठीक है, और बोलो, और कुछ बचा है? सर हाइड्रोकार्बन का सर मॉड्यूल वाइज। हाइड्रोकार्बन करवाया ना श्वेता मैम ने? सर एनसीईआरटी वाइज। यार मॉड्यूल वाइज ज्यादा तब समझ में आएगा ना जब अपन रिएक्शन मैकेनिज्म करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो। तो मिला जुला के एस ब्लॉक, पी ब्लॉक बचा है और हाइड्रोकार्बन।
हाइड्रोकार्बन को देखो दो तरीके से पढ़ सकते हैं, एक तो आप 12th में पढ़ो तो ज्यादा फायदा होगा रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ने के बाद, है ना, और एक अभी पढ़ोगे तो फिर भी समझा दूंगा। देखते हैं, चलो करते हैं, कोशिश हो जाएगा, ठीक है। अरे बोलो, और फिर अपन जी 12th स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, हाइड्रोकार्बन एक्स्ट्रा क्लास में ही पढ़ा दूंगा नहीं तो, ठीक है, ज्यादा बेटर होगा। चलिए, तो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं पर। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है बेटा, ठीक है। तो देखो बेसिकली होता क्या है, ओके, जब आप कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेते हो ना, ठीक है, जब आप कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेते हो, ठीक है, व्हेन यू टेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जस्ट लाइक मान लो कि आपने एक सॉल्यूशन लिया, ठीक है, पानी लिया, पानी में डाल दिया आपने थोड़ा सा AgCl, ठीक है। तो AgCl अगर आपको प्रेसिपिटेट होने लगे, आपने पानी के अंदर डाला AgCl या NaCl या कोई भी सॉल्ट डाला, ठीक है, और वो प्रेसिपिटेट होने लगे, तो इसका मतलब क्या होता है बेसिकली कि नाउ दैट सॉल्ट दैट जो ये प्रेसिपिटेट हो सॉलिड है, मान लो AgCl आपने डाला और ये आपको दिख रहा है कि मैंने डाला और ये नीचे बैठा हुआ है अभी भी, ठीक है। तो बेसिकली इसका मतलब है क्या कि ये जो सॉल्ट है जो पानी के अंदर प्रेसिपिटेटेड है, ये कंटिन्यूअसली कन्वर्ट हो रहा है किसमें, बोलो आयंस में, और ये जो आयंस है वो कंटिन्यूअसली प्रेसिपिटेट हो रहा है और क्या बना दे रहा है, बोलो सॉलिड। तो यहाँ पे बेसिकली एक बन जाता है एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम, क्या बन जाता है बेटा, बोलो डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन द सॉलिड सॉल्ट एंड द आयंस दैट एंड द एक्वस आयंस। आ रही मेरी बात समझ में? अरे बोलो, समझ में आ रहा है? जस्ट लाइक AgCl के आप जगह आपने NaCl, यस मान लो आपने पानी लिया और पानी के अंदर नमक डालते जा रहे हो, NaCl डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब NaCl घुलना बंद हो जाएगा और जो भी आप NaCl डालोगे वो प्रेसिपिटेट होते रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जो आप अब NaCl डाल रहे हो वही एग्जैक्ट वही एटम वही मॉलिक्यूल वही NaCl जो है वो प्रेसिपिटेट हो रहा है। हो क्या रहा है कि जो आप तो जो डाल रहे हो ना उसका कुछ पार्ट घुल रहा है और जो पहले से घुला हुआ कुछ पार्ट है वो वापस से प्रेसिपिटेट हो रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब एक इक्विलिब्रियम रहता है, लेकिन वो इक्विलिब्रियम क्या रहता है, डायनेमिक रहता है, स्टैटिक नहीं। मतलब कि आयंस जो डिसॉल्व्ड आयंस इज कंटिन्यूअसली बीइंग कन्वर्टेड टू सॉलिड and the solid substance is continuously being being dissolved। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, यहीं से कॉन्सेप्ट आता है आपको किसका, बोलो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बेसिकली मतलब हम निकालते कब है, हम निकालते तब है जब एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आपका एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो बिटवीन द अनडिसॉल्व्ड सॉल्ट एंड द डिसॉल्व्ड आयंस, ठीक है। ओके, तो मैं थोड़ा सा थ्योरी लिख देता हूं। इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। इस पार्ट को जनरली अपन सोचते हैं कि ये थोड़ा सा टफ है और इससे सवाल नहीं बनते, लेकिन मैं बता रहा हूँ सुपर इजी है। बस आपको कुछ कॉन्सेप्ट को समझना है, एकदम मेरे साथ चलना है, फ्लो में चलना है, बहुत आसानी से चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। ओके, तो इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट of a salt, okay, there exists a dynamic equilibrium between the excess of solute between the excess of solute and the ions furnished by that part of solute which has which has which has that part of solute which has gone in solution,
सॉल्यूशन। ठीक है, अब लेट्स सपोज आपने केस लिया AgCl का, लेट्स सपोज आपने AgCl का केस लिया, ठीक है। बेसिकली जब जेई या नीट में सवाल पूछा जाता है ना, तो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का ही पूछा जाता है। ऑल्दो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट नहीं हर सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है, उसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे, ठीक है। बट जो सवाल पूछे जाते हैं वो स्पेरिंगली सॉल्युबल, एक्सपेक्ट आपसे ये किया, आपको सिखाया ये जाता है बेसिकली कि स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का ही सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है, बट ऐसा रियलिटी में नहीं है, ठीक है ना। सिखाया लेकिन यही जाता है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की से, ठीक है। तो लेट्स से आपने एग्जांपल ले लिया AgCl का। AgCl एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। स्पेरिंगली सॉल्युबल का मतलब क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा घुलनशील नहीं होता है, ये प्रेसिपिटेट कर जाता है। आ रही बात समझ में? तो बेसिकली AgCl के केस में होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि AgCl आपने सॉल्यूशन डाला, तो इसका थोड़ा सा ही अमाउंट में ये सैचुरेट कर देता है सॉल्यूशन को, और बहुत सारा अमाउंट इसका प्रेसिपिटेट हो जाता है। इसका मतलब बेसिकली इसका जो सैचुरेशन के लिए जो अमाउंट चाहिए ना AgCl का, स्पेरिंगली सॉल्युबल का मतलब क्या होता है बेसिकली, इस सैचुरेशन के लिए मतलब कि जो अमाउंट चाहिए ना सॉल्ट का, वो बहुत कम चाहिए। जैसे NaCl में सैचुरेशन पॉइंट कब आता है, जब बहुत ज्यादा नमक घोल देते हो आप, NaCl घोल देते हो, लेकिन AgCl थोड़ा सा डालो तुरंत सैचुरेशन शुरू। इसका मतलब क्या है बोलो, इसका सैचुरेशन पॉइंट जल्दी आता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। तो यहाँ पे AgCl प्रेसिपिटेटेड है, सॉलिड है, ये एक्वस है, और ये Cl- है। नाउ नाउ इफ आई से अगर मैं यहाँ पे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम लगाऊं, अप्लाइंग, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना बेटा अभी? अरे बोलो, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, बोलो क्या लिखूंगा मैं, के को क्या लिखूंगा बताओ? के कैन बी रिटन एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, या कॉन्सेंट्रेशन मत लिखो, मैं आपको थोड़ा सा और डीप में पढ़ाता हूँ ताकि आपको फील आए, जो फील मिस करते हो ना कभी कभी वो नहीं हो। क्या लिखते हैं अपन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में? हम कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिखते हैं, एक्चुअली हम क्या लिखते हैं बोलो? एक्टिविटी। क्या लिखते हैं बोलो? एक्टिविटी लिखते हैं ना। तो एक्टिविटी ऑफ AgCl इंटू एक्टिविटी ऑफ Cl माइनस बाई एक्टिविटी ऑफ AgCl, ठीक है। अब अपन जानते हैं कि AgCl की जो एक्टिविटी है वो अराउंड यूनिटी होती है। जो AgCl सॉलिड है तो इसकी जो एक्टिविटी होती है वो क्या होती है बोलो? यूनिटी मान के हम चलते हैं, क्योंकि इसके कॉन्सेंट्रेशन में कुछ खास चेंज नहीं आता, ठीक है। तो AgCl की एक्टिविटी यूनिटी है, इसीलिए अपन फिर से मैं वो कॉन्सेप्ट दोहरा रहा हूँ, ठीक है ना, कि आपको ध्यान में होगा ये चीज कि अपन सॉलिड या प्योर लिक्विड का एक्टिविटी को क्या मानते हैं बोलो? 1 मानते हैं, इसीलिए अपन इक्विलिब्रियम उसको लिखते नहीं। अरे सही बोल रहा हूँ ना, ये सब चीजें बेसिक वाली याद है ना? इक्विलिब्रियम जब स्टार्ट हुआ था तभी बताया था, केमिकल इक्विलिब्रियम में ही। अरे बोलो। तो AgCl सॉलिड की एक्टिविटी 1, ठीक है। अच्छा, एक्टिविटी ऑफ Ag प्लस वुड बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस। अब ये क्यों बता रहा हूँ वो आगे आपको पता चलेगा, ठीक है। एंड activity will be almost equal to concentration of Ag plus and activity of Cl minus will be almost equal to concentration of Cl minus, ठीक है। अब अपन करते क्या है नॉर्मली कि डायरेक्ट लिख देते हैं concentration of Ag into ये वो, ठीक है, वो लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल रूट कॉज क्या है? अब जैसे मैंने क्रैश आप लोगों को जो रिवीजन लेक्चर दिया था उसमें मैंने डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिख दिया था, इसीलिए लिखा था कि वहां समय नहीं था मेरे पास बताने का, लेकिन अब मैं बता सकता हूँ खुल के कि होता क्या एक्चुअली। तो यहाँ पे बराबर होता है, व्हाई? बिकॉज द सॉल्यूशन इज व्हाट? बिकॉज द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, ठीक है। सो अभी AgCl क्या स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है ना, तो सॉल्यूशन तो काफी डाइल्यूट है। अरे है ना, आयंस की संख्या ही नहीं है यार कुछ भी। बिकॉज द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, सो एक्टिविटी इज इक्वल टू व्हाट बोलो? कॉन्सेंट्रेशन या मोलैरिटी। अरे पूछ रहे हो? तो अब नाउ देयरफॉर यू कैन राइट, नाउ यू कैन राइट K इज इक्वल टू, K को आप क्या लिखोगे? आप K SP इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, जो शुरू से आप लिखना चाह रहे थे, ठीक है। K को अपन ने लिख दिया KSP, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था उसको अपन ने क्या लिख दिया बोलो? KSP। हियर KSP इज व्हाट नोन एज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। KSP को क्या बोलते हैं बेटा? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और सॉल्युबिलिटी KSP भी क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होता है हमेशा बोलो? बोलो, अरे बोलो, कांस्टेंट होता है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमेशा, ये क्या होता है बोलो?
कांस्टेंट होता है, ठीक है। ओके, नाउ देखिए, अब इसमें खेल कुछ और भी है बेसिक, बट उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा। बेसिकली यहाँ पे KSP लिखते हैं, फिर K-SP लिखते हैं कंसंट्रेशन को, जिसको कंसंट्रेशन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोलते हैं। बेसिकली दिस इज कंसंट्रेशन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पे आप कंसंट्रेशन के टर्म में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को लिख रहे हो, तो बेसिकली ये कंसंट्रेशन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है। बट जब आप एक्टिविटी के टर्म्स ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को लिखते हो ना, तो उसका और इसका वैल्यू ऑलमोस्ट सेम होता है, बिकॉज यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है, डाइल्यूट है। तो इसीलिए हम डायरेक्ट इसको कंसंट्रेशन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, या फिर आप डायरेक्टली इसको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी बोल सकते हो। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बेसिकली एक्टिविटी के केस में बोला जाता है, जो आप एक्टिविटी लिखते हो, और कॉन्सेंट्रेशन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कब बोलते हैं, जब आप कॉन्सेंट्रेशन लिखते हो। बट यहाँ पे क्योंकि एक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट सेम है, तो इसलिए दोनों को ही आप बोल सकते हो इन केस ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ये हो गई कॉन्सेप्ट की बात, ये हो गई कॉन्सेप्ट की बात। बाकी ये चीज क्या है, ये बस आपका दिमाग क्लियर करने के लिए, फील देने के लिए, ठीक है। बाकी एग्जाम में आपको लगाना यही फॉर्मूला है। इसके पहले की कहानी सिर्फ जेईई एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है, इन सम केसेस ओनली, ठीक है। ओके, एक्चुअली मैं तुम लोगों को पढ़ाते पढ़ाते कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम खा रहा था, उस पे भी ऊपर से चॉकलेट चिप्स का लेयर के साथ, इसलिए बोलने में दिक्कत हो रही थी, पूरा मुंह ठंडा हो गया, मजा आ गया। डार्क कोल्ड कॉफी और ऊपर से वेनिला आइसक्रीम और चॉकलेट का टॉपिंग। तुम लोग में से किसी को मन कर रहा है क्या पीने का? है तो आ जाओ बिरसा मुंडा, नालको में पिलाते। हाँ यार, लेकिन कोरोना भी है यार। तुम लोग में से कितने लोग 18 साल से ज्यादा उम्र के हैं? मतलब कितने लोग बूढ़े हुए हैं? वो टीका लगवाना है ना सबको 1 मई से। कितने लोग बूढ़े हैं इस क्लास में? कोई नहीं है, सब जवान है। अरे सब उम्र छुपा रहा है, सब उम्र छुपा रहा है। आर्या, तेरा कितना उम्र है? बूढ़ा नहीं हुआ अभी तू? चिन्मय मिश्रा, जी सर। कितना उम्र है? सर 17। 18 17? जी 17? यस सर। अभी बुढ़ा होने में तेरा 1 साल है, नहीं मिस कर गया तो। और कोई नहीं है, सब जवानी है यहाँ पे, तो किसी को वैक्सीन नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं, वैसे भी 18 से कम लोगों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, इसलिए 18 से कम लोगों को अभी काउंट नहीं किया गया है, ठीक है। चलो, जून में होगा तुम लोग का, पहले इनका तो होने दो, बहुत मुश्किल है बेटा। इंडिया के 70% आबादी 18 से 45 के बीच में आती है। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। सो अभी फिलहाल आप लोग सेफ रहिए, अच्छे से रहिए, हाथ वाथ धोते रहिए, ठीक है। अपने आप को सैनिटाइज करिए, रोज नहाइए, जो आप लोग बहुत सारे लोग इसमें से नहीं करते, हमको पता है, 5-5 दिन पे नहाते हो, ठीक है, तो रोज नहाया करो। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये होता है बेटा, क्या होता है बोलो, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है। ओके, सिमिलरली अगर आप जैसे मान लो कि सिमिलरली जस्ट लाइक ये बहुत सारे अदर भी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स है, लाइक अदर सॉल्युबल स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स है, other sparingly soluble salts like salts कौन कौन से, जैसे मान लो कि लेट्स से सपोज AlOH का होल 3, ये भी sparingly soluble होता है, तो इसके लिए भी आप क्या लिख सकते हो, KSP आप इसका इक्वेशन क्या बनेगा बेटा बताओ, Al + 3 + 3OH माइनस, तो इसका KSP क्या लिखोगे बताओ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Al + 3 into concentration of OH- to the power बोलो 3, लिखोगे ना, बोलो।
उसी तरह Al2 Ag2SO4 भी स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है। तो Ag2SO4 के लिए आप क्या लिखोगे, कितने Ag प्लस बनना है, KSP का वैल्यू क्या लिखोगे, Ag प्लस बनना है 2, Ag प्लस 2 का स्क्वायर, Ag प्लस का स्क्वायर इंटू SO4 2 माइनस, ठीक है। उसी तरह मान लो एक और लेट्स कंसीडर, और क्या, As2S3 आर्सेनिक सल्फाइड, ये भी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। इसका KSP क्या लिखोगे, बोलो, As to the power 2 into 3 S to the power S3 S2 minus to the power 3। अगर मैं जनरल फॉर्मूला बोलूं, अगर जनरल फॉर्मूला बोलूं, ठीक है, तो किस, कोई मान लो लेट्स से कि कोई सॉल्ट है, लेट्स से कोई सॉल्ट है AXBY और इसका क्या हो रहा है, डिसोसिएशन, इसकी हो रही है डिसोसिएशन, तो इट कैन बी रिटन एज AY प्लस टू द पावर X इंटू BX माइनस टू द पावर, बोलो, Y। Y। बात समझ में आ रही है, बोलो, आ रही है ना, ओके। सिमिलरली अब आते हैं बेटा आगे, नोट पे आते हैं। We can also write the solubility product KSP4 कैसे soluble salt, बोलो, highly soluble salt, ठीक है, ओके। जो solubility product का जो highly soluble salt के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, freely soluble salt, for freely soluble salts कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है सर, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप NaCl के केस में भी लगा सकते हो, जस्ट लाइक एग्जांपल NaCl का मान लेते हैं सर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब NaCl क्या होता है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ये बनाएगा Na++Cl माइनस, सैचुरेटेड बहुत मुश्किल से होता है, आपको पता है सर, ठीक है। 100 ग्राम अगर पानी है तो वो आराम से 40 ग्राम नमक को रख सकता है, 40 के ऊपर जाएगा तब जाके वो सैचुरेटेड बनेगा, ठीक है। अब इसका बेसिकली जो आप KSP लिखोगे ना, ये KSP आप लिखोगे एक्टिविटी ऑफ Na प्लस इंटू एक्टिविटी ऑफ व्हाट, बोलो, Cl माइनस डिवाइड बाय एक्टिविटी ऑफ व्हाट, बोलिए सर, NaCl, है ना। अब सॉलिड का एक्टिविटी तो 1 होता है, तो अब KSP को क्या लिख सकते हो, एक्टिविटी ऑफ Na प्लस इंटू एक्टिविटी ऑफ व्हाट, बोलिए सर, Cl माइनस, ठीक है। क्यों, सिंस एक्टिविटी ऑफ NaCl सॉलिड इज व्हाट, बोलो, 1, ठीक है। बट ये सर यहाँ पे रहने दीजिए, अब देखिए आगे, बट अगर मैं इसका, ये आपका क्या है बेटा, इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये क्या है बेटा, इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। बट अगर मैं इसका कॉन्सेंट्रेशन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखूं, बट कॉन्सेंट्रेशन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा इसका, लेट्स से ये KSP डैश है, KSP डैश, कॉन्सेंट्रेशन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस सर, ठीक है, ये लिखेंगे इसका कॉन्सेंट्रेशन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब सर होता क्या है ना कि यहाँ पे, बट यहाँ पे ये आपको क्या है, कॉन्सेंट्रेशन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, यहाँ क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन का सब में लिखा अपन ने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है, ओके। तो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे इन दिस केस, इन केस ऑफ NaCl या जो एक फ्रीली सॉल्युबल सॉल्ट है, सिर्फ NaCl के नहीं, हर फ्रीली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए चीज वैलिड है, ठीक है, या हाईली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए, ठीक है ना। KSP that is solubility product is not equal to concentration solubility product, is not equal to concentration solubility product, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि बेसिकली ड्यू टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट, क्योंकि अगर कोई फ्रीली सॉल्युबल सॉल्ट है तो वहाँ कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na प्लस और जो आपका आयंस होंगे वो क्या होगा, बोलो, बहुत ज्यादा होगा, ड्यू टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, अरे बोलो, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस। मैंने क्या बोला था कि एक्टिविटी किसका इक्वल होता है, कॉन्सेंट्रेशन का तभी इक्वल होता है जब आपका सॉल्यूशन क्या हो, बोलो, डाइल्यूट हो, ठीक है। आयंस, देयर इज इंटर आयनिक इफेक्ट, अब ये तो आप लोग पढ़ना नहीं है, मैंने आप लोग के मतलब कि जितना बियॉन्ड आपका जो स्कोप है उससे ज्यादा पढ़ा दिया है, लेवल ऑलरेडी पार कर चुके हो, ठीक है। तो इंटर आयनिक इफेक्ट एक इफेक्ट होता है, बेसिकली उसमें आयंस के बीच में इंटरेक्शन जो होता है यहाँ बहुत ज्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, बोलो, क्या, बोलो,
AgCl, ठीक है। तो इसके कारण जो है सो यहाँ पे आपको जो देयरफॉर कंसंट्रेशन इज नॉट इक्वल टू व्हाट एक्टिविटी, ठीक है। तो इस कारण से यहाँ पे Ksp और Ksp डैश बराबर नहीं होते, ऑल्दो लॉ या प्रिंसिपल ऑफ law of solubility product is valid for all salts, product is valid for all salts, is valid for all salts, but जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होता है ना, उसी के केस में आप डायरेक्टली किसके लिए लिख सकते हो, किसके बराबर लिख सकते हो, बोलो, कॉन्सेंट्रेशन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इसीलिए आपको जो क्वेश्चन दिखते हैं या कहीं भी थ्योरी दिखता है ना, किताब में, मॉड्यूल में, कहीं भी, तो किसके टर्म में दिखता है, बोलो, अरे बोलिए, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में। अगर देखा होगा आपने, कहीं भी एक्टिविटी के टर्म में नहीं दिखा होगा, या दिखा भी होगा तो उसको डायरेक्ट बोल दिया होगा कि एक्टिविटी इज इक्वल टू, अरे बोलो, कॉन्सेंट्रेशन। रीजन समझ में आया? देखो पूरा आपके सामने हम खोल के रख दिया पूरा का पूरा किताब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का, ठीक है। तो इसी के लिए जो लॉ ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो हर सॉल्ट के लिए वैलिड है, ठीक है। बट आप स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का ही सवाल क्यों आता है, क्योंकि एक्टिविटी तो अपने के सिलेबस में है नहीं। अपने एक सिलेबस में बस इतना है कि एक्टिविटी जहाँ सॉलिड है, लिक्विड है, वन मान लो, बाकी सब तो कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल, भाड़ में जाए, कोई मतलब ही नहीं है। तो एक्चुअली क्वेश्चन ही ऐसा सेट करके दिया जाता है जिसमें आपको एक्टिविटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या हो, बोलो, सेम हो, ठीक है ना। बाकी ये वैलिड सब जगह। NaCl का कभी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपसे नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि एक्टिविटी का हमको कोई आइडिया ही नहीं है, एक्टिविटी अपने के सिलेबस में ही नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। नाउ लेट्स स्टडी अ वेरी स्मॉल टॉपिक। धीरे धीरे देखो आबादी कम होनी शुरू हो गई है। रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी बेसिकली कुछ नहीं है बेटा, इसको एस लिखते हैं अपन। एक्चुअली सॉल्युबिलिटी क्या होता है ना, कि जो कॉन्सेंट्रेशन, जो सॉल्ट का आयन का कॉन्सेंट्रेशन होता है ना, उसी को अपन सॉल्युबिलिटी बोल देते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लेट्स से जैसे कि ये सॉल्ट है कोई AB, वो आपको टूट रहा है A प्लस प्लस B माइनस। ये सॉलिड, ये आपको एक्वस, ये आपको एक्वस। तो जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A प्लस होता है ना, उसी को अपन क्या बोल देते हैं, बोलो, सॉल्युबिलिटी। उसी तरह कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B माइनस को भी क्या बोल देते हैं, बोलो, सॉल्युबिलिटी। बात समझ में आ रही है? बोलो बेटा, ठीक है ना। तो अगर मैं KSP पूछूंगा तो KSP वुड बी इक्वल टू व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A प्लस इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B माइनस, सर। अरे होगा ना, दैट इज, इट इंप्लाइज दैट KSP कैन बी रिटेन एज S इनटू S, दैट इज S का स्क्वायर। अरे बोलो, अब ये सिखा क्यों रहा हूं मैं, क्योंकि बेसिकली होता क्या है ना, कि जो आप सवाल देखोगे ना तो उसमें लिखा रहेगा सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस आयन इज इतना। तो हम सोचते हैं सॉल्युबिलिटी क्या है, अपन तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन सीखे थे। तो जो बेसिकली मोलर कॉन्सेंट्रेशन है वही क्या है, बोलो, सॉल्युबिलिटी है। जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है वही, बोलो, क्या है? अरे बोलिए सर, सॉल्युबिलिटी है, ठीक है सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे मान लो कोई जनरल रिएक्शन है, एक सेकंड, कोई जनरल रिएक्शन मैं कहाँ से कहाँ भाग गया हूँ, मैं थोड़ा राइट लिख दिया शायद बहुत ज्यादा, ठीक है। एक जनरल रिएक्शन दिखाता हूँ सर। देखिए मान लीजिए कोई जनरल रिएक्शन है, AX/BY कोई सॉल्ट है सर, ठीक है। अब यहाँ पे AX/BY XA प्लस प्लस वाई AXA प्लस वाई प्लस YB माइनस एक्स में टूट रहा है, YB X माइनस प्लस वाई, ठीक है, इसमें टूट रहा है, ठीक है। ये चार्ज है प्लस वाई और एक्स माइनस, ठीक है, ओके। और यहाँ पे एक कोफिशिएंट है। तो ये सॉलिड है सर आपका, ये आपका एक्वस, और ये भी सर आपका है एक्वस। तो यहाँ पे अगर मेरे से कोई KSP पूछेगा तो लेट्स से A प्लस वाई का सॉल्युबिलिटी है S, जितना सॉल्युबिलिटी A प्लस वाई का होगा उतना ही BX माइनस का होगा। तो यहाँ पे KSP जो अपन लिखेंगे ना, KSP क्या लिखेंगे सर, मैं आपको सवाल बनाना बेसिकली सिखा रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आप जब सवाल बनाए तो आपको दिक्कत ना हो, कैसे कैसे अप्लाई करते हैं ये सिखा रहा हूँ। तो A प्लस वाई के पावर कितना हो जाएगा सर, X इंटू BX माइनस के पावर कितना हो जाएगा, बोलो, Y। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो KSP A प्लस वाई की सॉल्युबिलिटी को मान लो S से रिप्रेजेंट करते तो दिस विल बी इक्वल टू S टू द पावर X इंटू ये भी BX माइनस की सॉल्युबिलिटी भी X, क्योंकि जितना A प्लस उतना BX माइनस टू द पावर Y। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, KSP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो, S इंटू एक्स प्लस वाई। समझ में आ रहा है? बोलो कैसे अप्लाई करना है सवाल में, अरे बोलिए।
एक सवाल दूं? अरे कोफिशिएंट ऊपर बेस सेम रहेगा तो जो पावर होता है वो ऐड हो जाता है ना, अगर दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो। नहीं समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है सर। आ रहा यस है सर, ना? आ गया। जैसे मान लो AlOH का होल 3 है, ये आपको दे रहा है, मान लो कि Al प्लस Al3 प्लस प्लस 3OH माइनस, तो इसका मतलब क्या है कि एक जब इसका 1 मोल सॉल्युबल हो रहा है तो इसका 3 मोल हो रहा है। वही तो लिखा है ना कि जब मान लो इसका S है तो इसका कितना हो जाएगा, बोलो। एक सेकंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया ना, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया ना। यहाँ पे बेटा ये अभी 1 हो रहा है तो ये 3 हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा इसका, ये x इंटू XaY प्लस, और यहाँ पे बोलो b x माइनस है ना पावर में, यहाँ पे y आ जाएगा ना कोफिशिएंट में, क्योंकि ये 1 मोल से ये 1 मोल बना 3 मोल बना, तो यहाँ पे दिखना चाहिए ना, दैट इज XS टू दी पावर क्या हो जाएगा, ये x प्लस YS टू दी पावर व्हाट, बोलो y। जैसे मान लो इसका लिखेंगे, इसका सॉल्युबिलिटी मान लो S है तो इसका सॉल्युबिलिटी कितना होगा बेटा, 3S। अरे समझ रहे हो ना, ये 1 मोल भूलेगा तो ये 3 मोल भूलेगा ना, नहीं। अरे Yes, ये sir. 1 मोल से ये 1 मोल बनेगा और ये 3 मोल बनेगा, तो सॉल्युबिलिटी क्या लिखेंगे बताओ, S टू दी पावर 1 इंटू 3S टू दी पावर बोलो 3। समझ में आ रही है बात? ठीक है, सिंपल जैसे अपन मोल कॉन्सेप्ट में लिखते हैं, ये 1 मोल तो ये 3 मोल, ठीक है। तो इसको आप क्या लिखोगे यहाँ पे, अब बेटा ये थोड़ा सा सॉल्व करना मुश्किल हो गया है, तो आप इसको इसी टर्म में आप रखिए, या अभी भी कर सकते हैं क्या, कर ही सकते हैं, वैसे तो कर ही सकते हैं इसको, और अगर छोटा करना है तो कर सकते हैं, वो तो हमारे हाथ में है। KSP इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, x टू द पावर x इंटू वाई टू द पावर y और इंटू s टू द पावर x प्लस वाई। वैसे ये फॉर्मूला किसी काम का नहीं है, कॉन्सेप्ट समझने से मतलब है, ठीक। चलिए तो एक दो सवाल दूं मैं, छोटे छोटे। Yes. ठीक है, सो बेसिकली ये आपको क्या है, ये जो है आपको, ये जो टॉपिक है आपका ये हो गया, ये कौन सा टॉपिक अभी बताया, प्रेडिक्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन KSP एंड KW। ओके चलिए ठीक है। एक छोटे छोटे एक दो सवाल देता हूँ और फिर अपन एप्लीकेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट देखेंगे। आधा घंटा और लगेगा नेक्स्ट क्लास में, फिर खत्म हो जाएगा। एक दो सवाल मैं दे रहा हूँ, बनाइए उसको आप लोग। द सॉल्युबिलिटी ऑफ, 3 सवाल दे रहा हूँ, 15 मिनट दे रहा हूँ, या इसको होमवर्क ही रख लो, तीनों सवाल छापो जल्दी जल्दी, होमवर्क में करके आना। ऑफ सिल्वर क्लोराइड in water at 25 degrees Celsius is 0.00179 ग्राम पर लीटर, ठीक है। कैलकुलेट KSP at 25 डिग्री सेल्सियस। बहुत आसान सवाल। क्वेश्चन 2 देखिएगा, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP लिख देता हूँ डायरेक्ट, द KSP ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी स्पेरिंगली सॉल्युबल है। देखो इसका एक फायदा बहुत है, ये बनाते बनाते सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के सवाल बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा कि कौन सा सॉल्ट सॉल्युबल होता है और कौन सा नहीं होता है, और इनऑर्गेनिक में फिर बहुत फायदा होगा क्वेश्चन बनाने में, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि कौन इसमें से सॉल्युबल है, कौन प्रेसिपिटेट बनाता है, कौन नहीं बनाता है। अरे पूछा जाता है ना, देखे नहीं हो थोड़ा बहुत, अभी तो शायद इनऑर्गेनिक पढ़े नहीं हो तो देखे नहीं होगे, नेक्स्ट ईयर देखना तुमको बहुत दिखेगा कि कौन सा सॉल्ट सॉल्युबल है कौन सा नहीं है। केमिकल बॉन्डिंग में मैंने दिखाया था तुम लोग अगर याद होगा तो बेसिकली सवाल हम जितने बनाते हैं ना, उतनी हमारी दिमाग में जो फैक्ट्स हम जो जबरदस्ती का रटने का कोशिश करते हैं ना, उससे बेटर है कि खूब प्रैक्टिस करो, अपने आप रटा जाता है चीजें। रटने का सिंपल सा तरीका बहुत सबसे अच्छा क्या है कि प्रैक्टिस क्या करो, बोलो, भर के करो, अपने आप चीजें रटा जाएंगी। समझ आ रहा है? ठीक,
Next, calculate the solubility in grams per liter of AlOH का whole 3 in water at 25 degrees Celsius if KSP is equal to 8.5 into 10 to the power minus 32। ठीक है, तो बेटा ये 3 क्वेश्चन करके आ जाना। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपका थोड़ा सा बचा हुआ 10-15 मिनट। वैसे आप चाहोगे तो कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हो, किसी भी क्वेश्चन को बनाने में आपको तकलीफ नहीं होगी, इतना थ्योरी पढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम पर रैप अप करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।